दोनों। क्योंकि पंत अपने जीवन के उत्तरार्ध में पूरी तरह से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, तो उस समय केवल वही रचनाएं नहीं, जितनी रचनाएं बाद की आई हैं उस सब पे उसका, उस दर्शन का प्रभाव है। ठीक, और कुछ? अरे इसको तो हम लोग, सुप्रिया बताओ किस प्रकरण में है? जैसे पुराना चावल, हम लोग इसको खोजे थे मिल के, देखा गया था किताब है शुक्ल का। और वैसे भी अम्बरीश, ऐसे सवाल के लिए पहले शुक्ल की किताब से जब जानते हो तो पहले शुक्ल को जूझो। नहीं, ऊपर नीचे मतलब नहीं है, जो सवाल मिलने लायक रहे पहले उससे आप स्वयं जूझो, फिर उसे मंच पे लाओ। अगर आप इसको खोज लिए होते तो आपको लाइफ टाइम याद हो जाता, जैसे हमने खोज लिया था ना ये, तो ये अब हम लोगों को लाइफ टाइम के लिए प्रकरण 4 कन्फर्म हो गया कि प्रकरण 4 में है। अब इसे भूलने वाली चीज़ नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग बालकृष्ण शर्मा नवीन को लिखते हैं। ग्यारह काव्य संग्रह हैं इनके, लिखिए। 1897 से 1960। से 1960 सुजापुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। से 1960। ध्यान रखिए कि 1897 कई जगह निराला का भी मिलता है। ठीक है, तो क्यों मिलता है इस पे कन्फर्म रहिए, विवाद वाली स्थिति न रहे। रामविलास शर्मा के अनुसार 1897 है, बाकी स्वयं निराला के अनुसार 1899 है। रचनाएं, पहली कुमकुम, आधे से ज़्यादा लगभग डेट है, अधिक नहीं है, तो जितने की है लिख लीजिएगा। 1936 डैश करके आगे इनका प्रथम काव्य संग्रह है। कुमकुम 1936। बस केवल इतना जानना है, शायद ये कहीं पूछा गया है कि इनका पहला काव्य संग्रह कौन सा है। दूसरा अपलक 1951। तीसरा है रश्मि रेखा, ये भी 51 में है, 1951। जानते रहिए रश्मि पंत का, और रश्मि रेखा इनका हो जाएगा 81, 1952। फिर अगली है हम बिस्पाई जन्म के, एक मिलती जुलती रचना है, इसके आगे लिख लीजिए। एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार की है, और हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। 1955 में है ये हम बिस्पाई जन्म की। हम बिस्पाई जन्म के 1955 में है। ठीक, उसके आगे लिखिए एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार का गीत नाट्य है, बहुत प्रसिद्ध है, मतलब अंधा युग के बाद इसी के नाम लिया जाता है, जिसमें सती के दग्ध होने की कथा है।
ठीक। अब इनकी एक ऐसी रचना आ रही है, देखिए इनकी दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक अगली है और एक हम आगे आती है तो बताते हैं। अगली लिखिए उर्मिला। उर्मिला है 1957 में। इसके आगे जो लिखना है वो खास चीज है, लिखिए ब्रज भाषा में रचित 6 सर्गों का खंड काव्य। ये खास इसलिए है कि ये ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में रचित 6 सर्गों का खंड काव्य। और क्यों खास है आप जानते हैं? इसलिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का वही लेख, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इसका भी प्रेरणा स्रोत है। उसी लेख से प्रेरित होकर साकेत लिखा गया था, उसी लेख से प्रेरित होकर इन्होंने भी उर्मिला नामक खंड काव्य लिखा। बस अंतर केवल इतना है कि इसको लिखा था आरंभिक समय में और प्रकाशित हुआ ये काफ़ी बाद में। बस इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 कि ये ब्रज भाषा में है, सबसे ज़रूरी चीज़। और दूसरा उर्मिला के ऊपर है, आप ये खंड काव्य है 6 सर्गों का, ये आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अगली रचना विनोबा स्तवन। अब डेट नहीं मिल रही है। सृजन की ललकारें। अगली लिखिए सहे अबोल कुबोल। सहे अबोल कुबोल, ठाट फकीराना है अपना। ठाट फकीराना है अपना। अंतिम इनकी लिखिए प्राणार्पण। ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है। क्यों महत्वपूर्ण है आगे लिखिए। प्राणार्पण सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों है आगे लिखते हैं। यह मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। आगे लिखिए यह कानपुर दंगों में मारे गए गणेश शंकर विद्यार्थी की करुण गाथा है। यह कानपुर दंगों में मारे गए गणेश शंकर विद्यार्थी की करुण गाथा है। एक पॉइंट उसी में और कर दीजिए, यह 4 सर्गों का खंड काव्य है। अब आप समझ गए प्राणार्पण क्यों महत्वपूर्ण है। एक चीज और जान लीजिए,
गणेश शंकर विद्यार्थी इनके राजनीतिक गुरु भी थे। ये लोकसभा सदस्य हुए, राज्यसभा सदस्य हुए, तो इनको एक तरह से इनके राजनीतिक और साहित्यिक दोनों प्रेरणा स्रोत जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी ही थे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी प्राणार्पण है, जो 4 सर्गों का खंड काव्य है और कानपुर दंगों में मारे गए गणेश शंकर विद्यार्थी की करुण गाथा है। अब लिखते हैं अन्य तथ्य। 11 रचनाएं पूरी हो गई। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट, बालकृष्ण शर्मा नवीन को प्रेम और मस्ती की काव्य धारा का बालकृष्ण शर्मा नवीन को प्रेम और मस्ती की काव्य धारा का अग्रदूत माना जाता है। प्रेम और मस्ती को अंडरलाइन कर लीजिए आप। प्रेम और मस्ती की धारा का अग्रदूत माना जाता है डैश करके डॉक्टर नगेंद्र। अभी हम आपको दिखाएंगे कि प्रेम और मस्ती की धारा का अग्रदूत 2 लोग हैं। एक भगवती चरण वर्मा और दूसरा बालकृष्ण शर्मा नवीन, और दोनों 2 विद्वानों के अनुसार हैं। उनको चतुर्वेदी जी ने माना है, इनको नगेंद्र ने माना है। इसीलिए हम विद्वानों के अनुसार लिखवा दे रहे हैं। पेज संख्या भी है 539, लिख लें चाहें लिख लें, देखना चाहें देख लें। आगे लिखिए। ये सवाल टीजीटी में आया था। नवीन जी स्वतंत्र भारत में पहले लोकसभा फिर राज्यसभा के सदस्य रहे। टीजीटी लिख भी सकते हैं, ये आया था। अगला, नवीन जी ने प्रभा और प्रताप का संपादन किया था। नवीन जी ने प्रभा और प्रताप का संपादन किया था। अगला पॉइंट, बस केवल ये है कि यहाँ करमवीर नहीं है, नहीं तो माखनलाल चतुर्वेदी भी हो जाते। अगला पॉइंट, कानपुर से प्रकाशित प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का कीर्ति स्तंभ है। है नहीं। कानपुर से प्रकाशित प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का कीर्ति स्तंभ है। पता नहीं, डेट नहीं लिखे हैं। डेट वहाँ आपको मिल जाएगी जहाँ हमने पूरी पत्र पत्रिकाएं संकलित की हैं। मतलब जेम्स अगस्टस हिक्की से लेके अब तक की जो छप रही हैं अभी भी, वो सब हमने एक जगह नोट की है।
वो त्रैमासिक हैं कि मासिक हैं। अब ये है कि जो मिल जाती हैं उनको नोट कर लिया जाता है। पता लगा बहुत सारी की डेट ही नहीं मिलती। जैसे आपको बताएं कि इंदू पढ़ते पढ़ते रामचंद्र तिवारी में जाके एक जगह हमको मिल गई कि इंदू त्रैमासिक थी। मुझे या क्या किसी को नहीं पता होगा। मैं जान रहा हूँ कि जो रामचंद्र तिवारी नहीं पढ़ा है वो नहीं बता सकता कि इंदू क्या थी, मासिक थी कि त्रैमासिक थी कि पाक्षिक थी। वो केवल एज ये पुस्तक मुझे वहीं मिली और कहीं नहीं मिली कि इंदू त्रैमासिक थी। नई कहानियाँ जिसके संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे वो भी त्रैमासिक थी। अभी जो तद्भव छप रही है अखिलेश की 99 से, ये भी त्रैमासिक है। तो वहाँ पे हम आपको यथासंभव जितनी है भाई, हर मनुष्य की सीमा है, तो उतना सामग्री हम ले आएंगे। अगला लिखिए, हम अनिकेतन। हम अनिकेतन अनिकेतन का मतलब जान ही रहे हैं, बिना घर वाले, बेघर जिसे कह सकते हैं। हम अनिकेतन और बाघांबर सोहे तन पर। और बाघांबर सोहे तन पर इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अंतिम पॉइंट लिख दीजिए, ससीम और असीम के बीच। ससीम और असीम। सोनू, ससीम और असीम का अर्थ क्या हुआ? हाँ, कोई पकड़ ही लिए हो। मतलब ससीम और असीम के बीच संस्मरण, नाम, ससीम और असीम के बीच नाम से, बीच में नाम से जोड़ दीजिए नहीं तो कन्फर्म नहीं हो रहा। ससीम और असीम के बीच नाम से संस्मरण नवीन जी पर अज्ञेय ने लिखा है। अब आप एक सवाल ये भी कह सकते हो कि किस कवि को ससीम और असीम के बीच का कवि कहा जाता है? वो सब बसंत का अग्रदूत, 20वीं शताब्दी का बाणभट्ट, कवि वत्सला, ये सब अज्ञेय के संस्मरण है। और सीधे भी प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी का बाणभट्ट कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो एक सवाल तो ये भी है। दूसरा सवाल ये है कि कहा किसने है, कहाँ कहा है? ये 3 सवाल है। स्मृति लेखा में, स्मृति लेखा उनका क्या है? संस्मरण है अज्ञेय का। रचनाएं, सॉरी, प्रमुख पंक्तियां। पहली पंक्ति इनकी जो है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। अगली, ओ भिखमंगे अरे पराजित।
भिखमंगे अरे पराजित ओ मजलूम। मजलूम मतलब रवि न, हाँ मजबूर या बेबस। अरे भिखमंगे, ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मजलूम अरे चिरदोहित। चिरदोहित मतलब जिसका लंबे समय से शोषण हो रहा हो। चिर मतलब बहुत प्राचीन, और दोहित का मतलब दोहन, शोषण। दूसरी लाइन, तू अखंड भंडार शक्ति का। तू अखंड भंडार शक्ति का, जाग अरे निद्रा सम्मोहित। अगली लाइन नई है। आज खड्ग की धार कुंठिता। खाली है तूणीर हुआ। आज खड्ग की धार कुंठिता, है खाली तूणीर हुआ। है छूट गया था शायद। है खाली तूणीर हुआ। तूणीर जिसमें बाण रखा जाता है। बहुत रामायण देखे हो ना, पीछे जो झोला लटकाए रहते हैं, तर्कस, ये बहुत पूछा जाता है पर्यायवाची में। तृणीर है, विसंग नहीं, निसंग करके कुछ है। हाँ निसंग है शायद। अंतिम लाइन मतलब आखिरी है इनकी। आज खड्ग की धार कुंठिता, है खाली तृणीर हुआ। हाँ अब नई लाइन, नई और आखिरी भी। हो जाने दो गर्क नशे में। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। ये तो लग रही हालावादी है। हो जाने दो गर्क नशे में, नहीं मत पड़ने दो फर्क नशे में। ठीक। गर्क का मतलब रामानंद, गर्क, हो जाने दो गर्क नशे में। हाँ अनुमान लगा लिए पड़ोसी से, लेकिन सुने कहीं बगल से ही हो। इतना क्या पढ़े नहीं हो, डूबे हो एक हैं। आगे चलिए। क्या आज खड्ग की धार कुंठिता। खड्ग का मतलब तलवार होती है ना। आगे चलिए। गर्क का अर्थ, किसी ने लिखा मैसेज, डूब जाना है, किसी चीज में एकदम लीन हो जाना, समाधिस्थ हो जाना। कहते हैं कि आज ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिसमें ज्ञान की बात न हो, कोई ज्ञान नहीं देगा, उस दिन खाली मस्ती होगी। तो ये उत्तर छायावादी कविताएं इतना ज़्यादा ज्ञान
इतना ज़्यादा हो गया था तो इन्होंने कहा कि अब ज्ञान देना बंद कर दो। भाई बच्चन की वो पंक्ति, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, ये क्या बताती है? एक आदमी कहता है तोड़ दो क्षितिज मैं भी देख लूँ शोर क्या है, उसमें जिज्ञासा है, ठीक। लेकिन इन लोगों ने कहा कि उस पार की चिंता हमको नहीं है, हमको इसी पार से चिंता है। जो इस पार है पहले मैं उसे तो देख लूँ, उस पार पता नहीं क्या होगा, ठीक। हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 से 1948, निहालपुर, प्रयाग, इलाहाबाद। कृतियों में इनकी दो ही हैं, ठीक। त्रिधारा, मुकुल। डेट 1905 से 1948। निहालपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद, वो प्रयाग इलाहाबाद या निहालपुर प्रयागराज आप लिख सकते हैं, क्योंकि बदल गया भाई अब 1905 से 1939। बस इतना जान लेना है कि ये महादेवी वर्मा 2 साल बड़ी थी और पहली हिंदी कवियत्री सम्मेलन की अध्यक्षा ये थी, संयोजिका वो थी, ठीक। लिखिए रचनाएं में 2 रचनाएं लिखना है, त्रिधारा, मुकुल। अब उसके आगे आगे भी कुछ लिखना है। त्रिधारा के सामने पहले लिखना है, इसमें चूंकि इसका नाम क्या है त्रिधारा, तो इसमें 3 लोगों की रचनाएं हैं, तो वो कौन कौन थे आगे लिखो। इसमें सुभद्रा जी, इसमें सुभद्रा जी, माखनलाल चतुर्वेदी और केशव प्रसाद पाठक की रचनाएं संकलित हैं। शायद इसीलिए इसका नाम रख दिया गया त्रिधारा, जैसे शुक्ल जी ने त्रिवेणी रख दिया। सुभद्रा जी, माखनलाल चतुर्वेदी और केशव प्रसाद पाठक की रचनाएं संकलित हैं। एक पॉइंट और डाल दीजिए उसमें कि इसमें देश प्रेम से जुड़ी कविताएं संकलित हैं। चूंकि इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं जो जिसके लिए ज़्यादा सबसे मशहूर हुई, एग्जैक्ट तो नहीं मिला, लेकिन वो है त्रिधारा में ही। क्यों? क्योंकि मुकुल में पारिवारिक रचनाएं हैं। मुकुल के सामने लिखिए, इसमें पारिवारिक कविताओं का संग्रह है। इसमें पारिवारिक कविताओं का संग्रह है। अब हम एक हेडिंग डालते हैं, प्रसिद्ध कविताएं। इनकी 4 कविताएं बहुत मशहूर हुई हैं और 4 में से एक जिसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं उसी को हम पहले लिखते हैं, झांसी की रानी। प्रसिद्ध कविताओं में पहली झांसी की रानी, दूसरी दोनों सिलेबस में है, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत। तीसरी जलियांवाला बाग में बसंत।
और चौथी है राखी की चुनौती। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत, राखी की चुनौती। अब 2 पॉइंट लिखना है इनके ऊपर और 4-6 पंक्तियां हैं। पॉइंट में पहला पॉइंट, सुभद्रा जी को, एक पॉइंट और उसमें बढ़ा देते हैं हम, याद आ गया है। सुभद्रा जी को राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला कहा जाता है। सुभद्रा जी को राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला कहा जाता है। अगला पॉइंट, सुभद्रा जी प्रथम हिंदी कवयित्री, सुभद्रा जी प्रथम हिंदी कवयित्री सम्मेलन की अध्यक्षा भी रही हैं। आप जान रहे हैं ना कि इसकी संयोजिका महादेवी वर्मा थी। ये महादेवी वर्मा वाले में हम लोगों ने लिखा था। एक अलग पॉइंट जो है, मुझे जो लग रहा है यहाँ और लिखना चाहिए, वो लिख लीजिए, मिला तेज में तेज। आगे लिखिए, मिला तेज में तेज नाम से इनकी पुत्री सुधा चौहान ने इनकी जीवनी लिखी है। मिला तेज में तेज नाम से इनकी पुत्री सुधा चौहान ने इनकी जीवनी लिखी है। अब वहाँ पहुँचे तब बहुत सारे सवाल हैं। पंक्तियाँ, पुत्री थी, अमृत राय की पत्नी थी सुधा चौहान। तो हाँ, ये शायद महादेवी वाले में हम लोगों ने लिखा ही था, महादेवी वाले में, क्योंकि उनका भी कर्मस्थली प्रयाग था, महादेवी का भी, और एक तरह से इनकी भी कर्मस्थली प्रयाग थी। तो थोड़ा सा अगर हम ना भी याद रहे तो दिमाग लगाएं तो प्रयाग पे ही हमारा आंसर जाएगा। सबसे पहले जो सबसे प्रसिद्ध है उसी की पंक्तियाँ लिखते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वातो। एक बार हम लोगों को सौभाग्य था, वहाँ पहुँच गए थे झांसी की रानी के किले पे वो तोप वोप देखने का, ठीक। तो वास्तव में उसको देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये आदमी सोचता है कि कितना दूर तक ये लोग सोचते थे, किस तरह से उसके बनाया गया है कि बाहर से आप कितनी भी गोली मारते रहिए, अंदर पता नहीं चलेगा, और अंदर वाले इतना पतला सुराख किए हैं कि वहीं से आपको मार देंगे, पता नहीं चलेगा आपको। हम लोग ऊपर रात में खूब घूमे थे, 4-5 लोग थे, शशांक भी थे उसमें। लिखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे आप लिख सकते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुँह। पहली लाइन शायद यही है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। ध्यान रखना है कि झांसी की रानी नाम से वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास भी है। कविता तो इनकी है ही, लेकिन झांसी की रानी नाम से उनका उपन्यास है, और वो भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐसा नहीं है कि केवल ये बस अंतर विधा का है, इनकी कविता है और उनका
उपन्यास है, लेकिन प्रसिद्ध उनका भी है। अगला लिखिए, इसी का मतलब झांसी की रानी ही कविता से एक लाइन और है। बढ़ जाता है मान वीर का, बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बलि होने से। अगली लाइन, मूल्यवती होती सोने की, इसी की, मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से। मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से। एक तरह से वही कह रहे हैं, जितना तपाया जाता है उतना ही खरा होता है। अब पारिवारिक कविताओं में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सबसे मशहूर पंक्तियां हैं, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। लिखो ना बिटिया रानी, तुम्हें ज़्यादा अनुभव होगा। मैं बचपन को, ये 5-6 पंक्तियां हैं और बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। वो मिट्टी खा के आई थी और कुछ माँ के लिए भी लेके आई थी खिलाने के लिए, तो बड़ी अच्छी पंक्ति है। लेकिन हमने 2 ही लाइन लिखी, ये पूरी 6 लाइनें थी, तो वो 6 लाइन फिलहाल हम ग्रुप पे भेज देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, इसी की है, नंदन वन सी फूल उठी, नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी, डैश करके मुकुल लिख दीजिए, क्योंकि पारिवारिक कविताएं किसमें हैं? मुकुल में। अंतिम लाइन लिखिए, विजयनी माँ के वीर सुपुत्र, विजयनी माँ के वीर सुपुत्र, कामा लगाइए, पाप से असहयोग लें ठान। विजयनी माँ के वीर सुपुत्र, पाप से असहयोग लें ठान। बस। अगले सियाराम शरण गुप्त। अठारह सौ 95 से 1963, दुर्भाग्य है कि बाद में पैदा हुए और पहले चले गए। 1886 से 1964 हैं वो मैथिली शरण गुप्त, लेकिन ये 1895 से 1963। चिरगांव झांसी, पुराने लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। डेट इनकी बड़े काम की है, खास करके जब बड़ा भाई इतना काम का है तो छोटा भाई भी काम का हो जाता है। ठीक, तो इनकी डेट आपको बहुत ज़रूरी है कि वो 1886 में उनका जन्म हुआ, लेकिन इनका 1895 में हुआ। उनकी मृत्यु 64 में हुई, इनकी 63 में ही हुई। ठीक, रचनाएं
बाकी पिता और सब वही मैथिली शरण गुप्त वाले ही हैं, इसलिए नहीं लिखा रहे हैं। भाई मैथिली शरण गुप्त वाले ही सब हैं। ठीक, लिखिए, इनकी जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है यही है, मौर्य विजय। अच्छा, इनकी 17 में से एक को छोड़ के सबकी डेट है। लिखते चलें हम लोग डेट भी, क्योंकि हम आपको इसीलिए बार बार कहते हैं कि पढ़ते समय कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके ना चलिए कि हमको खाली इसमें रचना याद करना है, खाली डेट याद करना है, खाली पात्र याद करना है, खाली घटनाएं याद करनी है। पढ़ने का तरीका ये है कि उससे जो कुछ भी बने वो सब याद करना है। याद करने का मतलब सब पे फोकस करना, याद करने का मतलब रटना नहीं। हमने कभी भी जितनी आप लोगों को डेट, जितनी भी आप मान सकते हो कि जितनी डेट मुझे याद है, हमने कभी भी एक डेट रटी नहीं है, रटी कभी नहीं डेट। या अब आपका सवाल है कि याद कैसे है? वो याद इसलिए है ललित कि उसको इतनी बार दोहराए हैं हम कि 10 साल में मुझे लगता है कि कम से कम हजारों बार दोहराई गई होंगी। भाई कामायनी आप पुनीत राय पढ़ो, गोविंद पांडे पढ़ो, बच्चन सिंह पढ़ो, नगेंद्र पढ़ो, सब में तो कामायनी की डेट पढ़ रहे हो। सब तो यही लिख रहे हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी। अपना नोट्स पढ़ो तब भी तो यही कह रहे हैं कामायनी जयशंकर ने लिखी, इस डेट में लिखी। तो जब आप अपने सिलेबस को जितनी बार दोहराते हो उतनी बार अपनी बिल्डिंग पर एक रद्दा और चढ़ा देते हो। एक रद्दा ईंट चढ़ाए अगर आप एक बार दोहरा दिए तो। वह इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ाई में एक फार्मूला है, बार बार दोहराना, कंसंट्रेट होके। और मतलब आप एक बार लिखने से पीछे भागते हैं, हम तीसरी बार लिख रहे हैं तो याद तो यार आपसे ज़्यादा हो ही जाएगा। अगर आपको जो मतलब साहित्य का जो पार्ट अगर ना याद होता हो, उसका सबसे अच्छा तरीका है उसे लिख डालो 3 बार 4 बार। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको। लूसेंट में आप देखेंगे कि करीब 48 छंद दिए हैं लूसेंट में, मात्रिक और वर्णिक। अब मुझे याद नहीं हो रहे थे कि किसमें कितना है, मैंने उसे कम से कम 15-20 बार लिखा। वर्णिक छंद लिख डाला, मात्रिक लिख डाला। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि मुझे अपने आप आने लगा कि मदा कांता शिखरणी ये है तो 19 वर्ण, ठीक, रूपमाला दिक्पाल है तो 24 वर्ण, या चौपाई अरिल्य पद्धर है तो 16 मात्राएं। तो आप जब ऐसी चीज़ें जिनको ज़्यादा आपको इस तरह से याद करनी हो और याद ना होती हो, उनको कुछ न करिए, कलम कापी उठाइए और लिखना शुरू करिए और तब तक उनको लिखिए जब तक वो आपके दिमाग में सेट ना हो जाए कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसकी डेट ये है, इसकी डेट ये है। लेकिन आप में से अधिकांश लोग हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं। एक बार पढ़े सोचते हैं एकदम कन्फर्म हो जाए। तो ये चीज़ें शायद जो सिद्ध मुनि रहे हों, जो इतनी योग तपस्या करते हों, उनको हो जाए, लेकिन हम लोग राम राज्य में नहीं हैं। ये राम राज्य वाले ऋषि मुनियों को होता होगा, आज नहीं चल रहा है। चलिए लिखते हैं मौर्य विजय 1914। देखिए पढ़ने का फार्मूला ये है, तरीका दोहराना। बस एक चीज पकड़ लीजिए, इस परीक्षा में भी वही विद्यार्थी सफल होगा जो अपना पूरा सिलेबस 2-3 बार 4 बार जितनी वो दोहरा पाए। और नहीं तो रामचंद्र तिवारी की किताब पढ़िए, एक किताब परीक्षा पार कर देगी, खत्म नहीं होगी। समझ रहे हैं?
लिखिए मौर्य विजय 1914। ये बहुत पूछा जाता है इनका। उसके आगे लिखिए प्रथम काव्य कृति खंड काव्य है। अनाथ 1921। आद्रा 1928। दोरवा दल 1929। विषाद आद्रा नाम से किसी कहानी है, याद है? मोहन राकेश की आद्रा नाम से उनकी कहानी भी है, शायद मैंने पढ़ा भी है उसे। फिलहाल लिखिएगा ना, खोजिए पहले, क्योंकि मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ। मैंने पढ़ा है, मुझे इतना याद आ रहा है कि है कहानी। विषाद 1929। आत्मोत्सर्ग 1933। पाथेय 1934। मृण्मयी 1936। बापू बापू नाम से दो लोगों ने और किसने लिखा? बापू नाम से रामधारी सिंह दिनकर का भी काव्य है, और बापू नाम से घनश्याम दास बिरला ने आत्मकथा है, जीवनी है। नाम बापू रहेगा तो आत्मकथा कैसे हो जाएगी? हैं? जीवनी लिखेंगे ना भाई, दूसरे की लिख रहे हैं बापू की। ठीक। अब इसके बाद ऊपर लिखे ना, नहीं तो नहीं दिखेगा इसकी वजह से। कौन? दिनकर और घनश्याम दास बिरला, उन्होंने एक लोगों ने जीवनी लिखी है, एक लोगों ने काव्य। जैसे एक अपने मन से ही सोचिए कि गांधी के ऊपर किसने किसने काव्य लिखा, गांधी के ऊपर किसने किसने कौन सा नाटक लिखा, एक अलग से इकट्ठा की जा सकती है। गांधी पंचशती, गांधी गाथा, ठीक, गांधी वांग्मय के संपादक। चलिए वहां तक आएंगे तो बताएंगे। ठीक, कहाँ तक? बापू तक लिखे थे उन्मुक्त। घनश्याम दास बिरला की डायरी लिख रहे हैं कोई बंधु। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, घनश्याम दास बिरला की बापू डायरी है कि जीवनी है। चलिए दैनिकी एक तरह से इनकी डायरी है। 1945 उन्मुक्त लिखे थे कि नहीं? अच्छा चलिए, नकुल डेट नहीं लिखे थे उन्मुक्त की। 1941 उन्मुक्त के आगे एक लाइन लिख लेना है, उन्मुक्त के आगे लिखना है। लेकिन उन्मुक्त लिखे हैं ना 1941, उसके आगे लिखिए आधुनिक अंतर्राष्ट्रीयता के संदर्भ में।
आधुनिक अंतर्राष्ट्रीयता के संदर्भ में महत्वपूर्ण कृति है। उन्मुक्त के आगे एक चीज और लिख लीजिए, यही है खोजने पे कुछ का कुछ और मिल जाता है। बच्चन सिंह ने इसे उन्मुख लिखा है, तो उन्मुक्त आबलिक उन्मुख। वैसे हम लोग अब तक जितना पढ़े हैं वो उन्मुक्त ही पढ़े हैं, लेकिन बच्चन सिंह के दूसरा इतिहास में पेज नंबर 402 पर उन्मुक्त को उन्होंने उन्मुख लिखा है। तो आप उसे ब्रैकेट में डाल के दूसरा करके 402, ठीक। इसको आप जान रहे ना कि कौन थे सुंदरदास वाली? सुंदर बिलाप, सुंदर विलास, हिम तरंगिनी, हिम तरंगिणी और उन्मुक्त उन्मुख, ठीक। आगे चलते हैं। नोआखली, नकुल के बाद। नकुल की डेट है 46। नोआखली भी कई बार पूछा गई है। नोआखली 1946, जय हिंद 1948, गोपिका 1949, अमृत पुत्र 52, एक की डेट नहीं मिली है, ईसा मसीह। और रचनाएं थी इनकी, लेकिन वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगी। है 38। अब उसी में इसी क्रम में नीचे लिखिए, नोआखली, बापू और उन्मुक्त। नोआखली, बापू और उन्मुक्त गांधीवाद से प्रभावित गीत नाट्य हैं। पांडे और मिश्र वाली किताब में दिया है। एक पंक्ति है इनकी और 3 पॉइंट और हैं, कुछ 3-4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट लिखिए, इनकी प्रथम रचना सन 1910 में इनकी प्रथम रचना सन 1910 में इंदु में प्रकाशित हुई। सेकंड, अगला, इनकी कृतियों में सर्वत्र गांधीवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। इनकी कृतियों में सर्वत्र गांधीवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। इसी कारण इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू भी कहते हैं।
अगला एक फूल की चाह वहाँ पुष्प की अभिलाषा थी, यहाँ एक फूल की चाह इनकी प्रसिद्ध कविता है। एक फूल की चाह इनकी प्रसिद्ध कविता है। उसी में आगे लिखिए, उसमें एक अछूत बच्ची की मृत्यु पर, उसमें एक अछूत बच्ची की मृत्यु पर क्षुब्ध होकर कवि लिखता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की भी एक पंक्ति मैं पढ़ रहा था, उसमें इधर बना रहा था, तो उन्होंने भी उसमें लिखा है कि क्यों न गला घोटूं उस जगतपति का। एक लाइन है उनकी कि सामाजिक विषमता को देखकर उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि लगता है कि क्यों न जगत पिता का जो ईश्वर है इस संसार का, इतनी समाज में विषमता है। अभी आप लोग उनको बच्चन को पढ़ोगे, सॉरी दिनकर को, तो दिनकर को अभी हम कल परसों ही नोट कर रहे थे। तो दिनकर की बड़ी मशहूर विपथगा कविता है, उसमें उन्होंने लिखा है, वो इतनी ज़बरदस्त पंक्तियां हैं कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे यकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। आगे, मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। द्रव्य का मतलब पैसा। कि कहाँ पर हमारे ही समाज में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण और भूख से मर जाते हैं, और दूसरी जगह कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके कुत्ते मखमली उस पे सोते हैं। समझ रहे हैं? इस सामाजिक विषमता देखकर एक ही बात सिद्ध होती है कि या तो ईश्वर है नहीं, और या तो है तो कम से कम वो लूला लंगड़ा अपंग है जो कुछ कर नहीं सकता, मजलूम है, मजबूर है। या तो वो है नहीं, या तो मजलूम है, और या तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है कि सब उसके कंट्रोल में नहीं है। भाई सारी चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती कि आप सर्वशक्तिमान हो, सब आपके कंट्रोल में हो, तो इतनी विषमता कैसे हो सकती है? सभी आपके संतान हैं। आप खुद सोचिए कि दोनों चीज़ें, गोदान में आपको एक कथन याद होगा, अगर गोदान आपने पढ़ा होगा, तो प्रेमचंद ने राय साहब के बारे में कहा है कि संपत्ति और सहृदयता में बैर है, कि जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होगी वो आदमी सहृदय नहीं होगा। और आप इसको बहुत अच्छा उदाहरण देख लीजिए कि किसी दिन शहर में किसी के घर के सामने खड़े हो जाइए और गांव में किसी के घर के सामने खड़े हो जाइए। गांव में संपत्ति नहीं है, लेकिन आपको पानी, खाना, रुकने का स्थान भी मिल सकता है। यहाँ ऐसे देखेंगे जैसे घर लूटने इनका खड़े हो गए हो। आप परीक्षा देने जाइए और किसी के घर के सामने बैग लेके बैठ जाइए, तो आपको ऐसी निगाह से देखेंगे कि जैसे आपका घर ही लूटने आए हैं। तो ये लाइन याद रखिए कि संपत्ति और सहृदयता में बैर है। ये राय साहब के बारे में प्रेमचंद का कथन है। तो यही चीज़ हमारे ईश्वर पे भी लागू होती है। इसीलिए पश्चिम वाले बहुत पहले घोषणा कर दिया था नीत्शे ने कि ईश्वर मर गया। चलिए लाइन लिखिए, कैदी कहते अरे मूर्ख। जो लाइन उन्होंने क्षुब्ध होकर लिखी है, कैदी कहते अरे मूर्ख,
क्यों ममता थी मंदिर पर ही। कैदी कहते अरे मूर्ख, क्यों ममता थी मंदिर पर ही। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। पास वहीं मस्जिद भी तो थी। पास वहीं मस्जिद भी तो थी, कामा लगाइए। दूर न था गिरजाघर भी। पास वहीं मस्जिद भी तो थी, दूर न था गिरजाघर भी। बस यही एक पंक्तियां हैं इनकी। अगले कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। उन्नीस सौ 6 से 1988, बिंदकी फतेहपुर। उन्नीस सौ 6 से 1988, बिंदकी। बिंदकी इसलिए भी मशहूर है कि वहाँ एक खाद का कारखाना है, इसलिए नहीं मशहूर है। वहाँ पे जैसे अपने इफ़को का फूलपुर में है, वैसे बिंदकी में भी एक कारखाना है। 1906 से 88। 88 किसी और का याद आ रहा था। जयशंकर का कहाँ से है, 89 है। 88 में शायद बाबू गुलाब राय हैं, और 88 में देखिए कोई और याद आया था, चला गया। चलिए, काव्य कृतियाँ। भैरवी, उन्नीस सौ 41 डैश करके प्रथम काव्य संग्रह। बातचीत ना करो रवि। भैरवी 1941 प्रथम काव्य संग्रह। फिर अगले, अब आगे डेट नहीं है। वासव दत्ता, कुणाल, अगली लिखिए चित्रा, प्रभाती, पूजा गीत, युगधारा, मुक्तिगंधा, विस्पान, चेतना, बसंती। इसमें 3 ऐसी रचनाएं मिल रही हैं जो और लोगों ने लिखा है। बसंती, कलियां, झरोखे। तो आगे लिखो। बसंती नाम से भीष्म साहनी का उपन्यास है। मतलब दिमाग की खिड़की खोले रहो कि उसमें उपन्यास, कहानी, नाटक सब आ जाया करें। उसके बाद लिखो विस्पान, आहूत, विस्पान, स्वप्नभंग, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं। विस्पान के सामने लिखो हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक भी है। और उसके ऊपर चलो युगधारा, इसी नाम से नागार्जुन का भी काव्य है।
कुछ चीज़ें और छोटी छोटी जोड़नी है। 2 में कुणाल के सामने लिख दीजिए प्रबंध काव्य है, और विस्पान के सामने भी लिखना है कि प्रबंध काव्य है। कुणाल के सामने लिख देना है प्रबंध काव्य है, और विस्पान हरकृष्ण प्रेमी वाला जो लिखे हैं स्वप्न वासव दत्ता चले जाइए भास में। इसीलिए कहते हैं कि खिड़की खुली रहेगी तो हवा चारों तरफ से आएगी। जब मकान में एक ही खिड़की है तो हम दिमाग की खिड़की की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं। आज्ञे ने कहा है कि एक अच्छे कमरे में खिड़कियां चारों तरफ होनी चाहिए। व्यक्ति को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सारे विचारों की खिड़कियां आनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। अगर हम खाली हिंदू हो जाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि आप जहाँ तक देखते हो खाली गुलाब दिखे, बेकार लगेगा। बीच बीच में अलग फूल भी होने चाहिए। इसी को डाइवर्सिटी या अनेकता में एकता कहते हैं। अब बाल कविता संग्रह, मतलब ये तो हो गई इनकी रचनाएं, लेकिन इन्होंने कुछ स्पेशली बच्चों के लिए लिखा था। उसमें से 5-6 हैं, लिख लीजिए। पहली है बाल भारती। बाल भारती हम लोग शायद जब पढ़ते थे तो बाल भारती एक किताब ही थी, चलती थी। शिशु भारती, बाल भारती, शिशु भारती, दूध बतासा, बिगुल, हाँ बिगुल, कहते नहीं युद्ध का बिगुल बज गया। बांसुरी, हरी बांसुरी सुनहरे टेर, किसका था? पकड़े तो हरी बांसुरी सुनहरे टेर सुमित्रानंदन पंत का था। झरना, अगला, अब ये बताने की जरूरत है नहीं कि झरना किसका प्रसिद्ध है। बच्चों के बापू, दो पॉइंट लिखना है, दोनों अच्छे पॉइंट हैं। पहला लिखिए, द्विवेदी जी ने अधिकार और बाल सखा, द्विवेदी जी ने अधिकार और बाल सखा नामक पत्रों का संपादन लखनऊ से किया था। इसीलिए सूरदास वात्सल्य सम्राट हैं कि बच्चों के ऊपर उनके आगे कोई जा ही नहीं पाया। हिंदी साहित्य नहीं, पूरे विश्व साहित्य में जो चीज़ें उन्होंने लिख दी, पूरे, मैं अंग्रेजी के 1-2 प्रोफेसरों से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में ऐसा कोई है ही नहीं जो सूरदास के जैसा लिखा हो। मतलब रामकृष्ण का, आप वहाँ रामकृष्ण को हटा दो, आप वहाँ एक बाल मनोविज्ञान को समझो कि बाल मनोविज्ञान का जो चित्रण एक स्त्री भी नहीं कर पाई, उसे अंधे सूरदास ने कर दिया। मतलब कमाल की बात यह है
कि जो इस संसार को खूब कायदे से देखता है, समझता है, कभी कभी वो काम वो आदमी नहीं कर पाता और कोई दूसरा आके उसे कर जाता है। हालांकि वो जन्मांध थे, इसमें संदेह है। उन्होंने संसार देखा अवश्य था। बाद में वो किसी तीव्र अंतर्द्वंद के क्षणों में अपने आप को या तो अंधा कर लिए या परिस्थिति बस किसी भी कारण से ठीक अंधे हो गए होंगे। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिया राम शरण गुप्त, लिखिए, सिया राम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, और गोपाल शरण सिंह नेपाली ने गांधीवादी विचारधारा के प्रवाह में गोपाल शरण सिंह नेपाली ने गांधीवादी विचारधारा के प्रवाह में लेखन कार्य किया है। विचारधारा के प्रवाह में लेखन कार्य किया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि गांधीवाद से प्रभावित ये तीन मुख्य लोग थे, गोपाल शरण सिंह नेपाली, सोहनलाल द्विवेदी और सियाराम शरण, जिसमें गुप्त जी नंबर 1 पे थे। अब चलते हैं। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। श्याम नारायण पांडे। (1907 से 1989) डुमराव आजमगढ़। जानने के लिए आप ये भी जानिए कि हरियौध और राहुल साकेत्यायन ये भी कहाँ के थे? आजमगढ़। अब आप अपने हिसाब से जानते रहिए। और कोई हो तो बता दो। तुलसी साहब वाले तो आज आए नहीं। हाँ, मतलब ये है कि कई बार जैसे जब आप मतलब याद कर लीजिए, जैसे बलिया में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बलिया में केदारनाथ सिंह, तो बलिया में अमरकांत, तो इससे आपको थोड़ा सा याद करने में भी मदद मिलती है कि इतने लोग यहाँ के थे। तो कम से कम अपने अपने ज़िलों को तो याद ही कर लो। जैसे हमने अपने ज़िले के 2 लोगों को याद कर रखा है फैजाबाद से, एक कुंवर नारायण और दूसरे एकदम लेटेस्ट में चल रहे हैं यतीन्द्र मिश्र। अभी यतीन्द्र मिश्र युवा आलोचक हैं और साहित्य और कला दोनों में वो लिखते हैं। अभी भी जल्दी में उन्होंने लता मंगेशकर की जीवनी लिखी है, लता सुरगाथा।